सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम देख रहे थे, हमने डिस्कस किए थे डीयू के प्रीवियस ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। हमने 2016 का 15 का देखा, मेरी वीडियोस आई हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर रिवाइज होते जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको टॉपिक्स का पता लगता जा रहा है कि किन किन टॉपिक से, किन किन कॉन्सेप्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किन से कम आए हैं, किन को हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, किन की हम थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं तो चलेगा। और हमने बेसिकली उनसे क्या निकाला था, हमने मोटिव निकाला था कि आपके अगर बेसिक्स अच्छे होंगे, आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपने थोरोली बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा, कवर किया होगा, तो आपका जो आने वाला ड्यूएट 2020 का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मेनली आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में, जैसा कि हमारे चैनल पर 2014 से लेकर 20 तक के सारे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, आपके साथ रिवाइज हो रहे हैं। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 2014 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। 2014 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम आप सबके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के 2014 का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिजिकल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन दिस द एक्स एंड वाई आर। ये न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड कराई गई और आपसे पूछा गया कि एक्स एंड वाई बताइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 60Ni28 प्लस एल्फा गिविंग एक्स। पहले एक ही रिएक्शन को लिख लेते हैं, एक्स और वाई दोनों बताने। पहले एक्स को देख लेते हैं, फिर वाई निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल दे रखा है, अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम पार्टिकल पता है क्या होता है, 2He4, राइट। ये ऐड हो रहा है मेरे किसके साथ? ये ऐड हो रहा है किसके साथ? 60Ni28 के साथ। क्या ऐड हो रहा है? 2He4 ऐड हो रहा है। कर देते हैं, ये बना रहा है x, तो x मेरा क्या बनेगा? देखिए x के ऑप्शंस पर जिंक है, तो x को मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिंक। अब ये ऐड होकर x बन रहा है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को ऐड कर देते सिंपली। सो एटॉमिक नंबर को जब हम ऐड करेंगे 28 प्लस 2 30, यहाँ हो जाएगा 30, एंड 60 प्लस 4 64, तो 64 Zn 30, x मेरा आ गया 64 Zn 30, ठीक है। तो 64 Zn 30 ये मेरा x होगा, जो कि यहाँ पर, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ आपके ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, यहाँ पर ये 64 होना चाहिए था, ठीक है। ये 64 होना चाहिए था, ठीक है। तो एक ना एक को 64 करनी नहीं पड़ेगा, कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है? अब इस x में से हमारा पार्टिकल निकल रहा है Zn 30 63 प्लस में y। ये y क्या बनेगा? रिएक्शन मेरी बैलेंस होगी, यानी रिएक्शन के अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होंगे, वो घट तो सकते नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज तो हो नहीं सकते, कमज़ाद तो कहीं से होंगे नहीं, लॉस तो हो नहीं सकते, सो इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे 30 का 30 एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं बची। कहाँ दिक्कत? यानी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा y, और ये रहेगा यहाँ पे क्या? 64 का 63 हो गया मास नंबर, 64 का 63 हो गया, यानी यहाँ पर इसका मास नंबर 1 आएगा, y का मास नंबर 1 आएगा, यानी यहाँ पे 0 और ये 1, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? न्यूट्रॉन। ये क्या बन जाएगा मेरा? न्यूट्रॉन। यानी मेरा जो y होगा वो होगा ये 0n1 न्यूट्रॉन। इट मीन्स जो मेरा x है, x आया मेरा क्या? 64 Zn 30, एंड y आया मेरा N01। ऑप्शंस मैच कर ले, N01 ही क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो यानी ये मेरा ऑप्शन क्लियरली मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ, 32 वाला तो बन नहीं रहा था, है ना। तो न्यूट्रॉन यहाँ से मतलब नहीं, डी ऑप्शन तो होगा नहीं, बीटा और प्रोटॉन निकल नहीं रहते, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। हमने जब 16 और 15 का ही पेपर देखा तो हमने उसमें देखा
कि रेडियो एक्टिविटी से सिंपल रिएक्शंस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो इतने ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके ड्यूएट 2020 में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा जिसका लैब एक्सपीरियंस अच्छा होगा वो इसको आराम से कर लेगा, ऐसे भी लगा लोगे आप, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ नॉन इम्प्योरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, क्या कहा उसने कहा कि एक ड्रग सब्सटेंस है, उस ड्रग सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी है, नॉन इम्प्योरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी है, तो किस टेक्निक से मैं क्या कर सकता हूं, मैं आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकता हूं इम्प्योरिटी को। एक ड्रग सब्सटेंस के अंदर, किसी ड्रग सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी होगी, मैं उसको किस टेक्निक से आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकता हूं, किस टेक्निक से मैं आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकता हूं इम्प्योरिटी को इन अ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। HPLC, चलो देखते हैं। NMR हम लोग को पता है क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की पीक, ये सिर्फ मुझे प्रोटॉन्स बताएगा, इम्प्योरिटी के प्रोटॉन्स बताएगा, बट लेकिन क्या एग्जैक्टली वो इम्प्योरिटी होगी वो नहीं बता सकता। काटा। IR तो मेरा इम्प्योरिटी है, उसका फंक्शनल ग्रुप बताएगा, फंक्शनल ग्रुप मेजरली बताता है, तो ये भी उसका प्रॉपर नहीं बता पाएगा। UV तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पीक देता है, ट्रांजिशंस पता चलेंगी। मॉलिक्यूल तो इससे मेरा आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बची मेरी यहाँ पर एक टेक्निक विच इज HPLC। HPLC क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इससे मुझे जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, जितनी भी क्वांटिटी की इम्प्योरिटी होगी, उस अकॉर्डिंग पीक में इंक्रीज डिक्रीज होगा, उस अकॉर्डिंग पीक मेरी वेरी कर जाएगी, उस अकॉर्डिंग पीक की इंटेंसिटी भी आएगी, जितनी उसका अमाउंट होगा क्वांटिटी होगी। सो HPLC की हेल्प से हम उस इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम उसको किससे, जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स है उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स होंगे, उन रिपोर्टेड रिजल्ट्स के साथ में हम जो हमारा क्रोमेटोग्राफी का डाटा है उसको कंपेयर कर सकते हैं, उससे हम हमारा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी इम्प्योरिटी क्या होगी। रिपोर्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके हम उसका इम्प्योरिटी का आइडिया लगा लेंगे। सो उससे मुझे उसकी इम्प्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी रिपोर्टेड रिजल्ट से कंपैरिजन करने पे, एंड क्वांटिफाई, उसकी पीक्स का जो वेरी होगा, वेरिएशन आएगा, उससे मुझे उसकी क्वांटिटी का भी आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर जो टेक्निक मेरी करेक्ट है दैट इज HPLC, यानी ए हो जाएगा मेरा इसका करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर टू डिटरमाइन द आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द impurities in a drug substance। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। जिसके थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और लैब एक्सपीरियंस अच्छा होगा उसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, वो इमीडिएटली ऑप्शंस देखेगा और आंसर लगाकर आगे चल पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि हम आगे 6 to 8 सितंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 300 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 300 प्लस क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आपको उन कॉन्सेप्ट्स पर या वैसे के वैसे भी क्वेश्चंस या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को, उन यूट्यूब लाइव सेशंस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड आपके एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट्स पर एज इट इज़ या फिर वही क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके पेपर में, आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी देता हूँ, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की, आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपको वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बस आप उन वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिएगा, उन कॉन्सेप्ट्स पर या एज इट इज़ वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम से। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एन एसिड HA हैज K इतना, K की वैल्यू दे दी एसिड की, व्हाट विल बी इट्स pK। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर कोई कर देगा इसको, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या दे रखा है मुझे, Ka दे दिया कितना, 10 की पावर -7, Ka की वैल्यू दे दी कितनी, 10 की पावर -7। मुझसे क्या पूछ लिया, व्हाट विल बी इट्स pK, pKa की वैल्यू पूछ ली। HA मेरा एसिड था, उसका मेरा Ka दे दिया, pK पूछ लिया। pK का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
पीके का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए रख देते हैं वैल्यू, माइनस लॉग के की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7, के की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7। सो 10 की जो पावर होती है लॉग हम सॉल्व करते हैं वो आगे आ जाता है, सो -7 इज इक्वल्स टू लॉग 10, -7 को मैंने आगे ले लिया, 10 की पावर में वो आगे आ जाता है, ठीक है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 7 इंटू 1 7, यानी क्लियरली हमारा आंसर आ गया 7, क्लियरली हमारा आंसर आ गया 7, जो कि है ए आंसर। तो ए हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब जिसको ये फॉर्मूला पता था कि पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए, वो सॉल्व भी नहीं करता, वो बंदा, वो बच्चा, वो स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं करता, वो सीधा का सीधा लिखता माइनस लॉग के ए 10 की पावर -7 और सीधा का सीधा वो फिर आंसर लगा कर आता 7। विद इन 5 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन एक तरीके का न्यूमेरिकल डन और आप आगे चल पड़ते। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपके बेसिक्स अच्छे हो, आपको फॉर्मूला याद हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, आपको चीज़ें याद हो, आपने थोरोली पढ़ा हो, आपका एग्जाम मैं गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा होने वाला है, आपका एडमिशन कंफर्म है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गैसियस स्टेट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ये पेपर इजी था, 2014 का मैं एग्जाम बताऊं, मैंने पढ़ा क्वेश्चंस, तो मैं कह रहा हूं ये पेपर इजी था, ठीक है। तो इस पेपर के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे जो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। होप करते हैं कि इस बार का ये पेपर भी इजी आए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो कोई भी पेपर टफ नहीं होता। अगर आप पढ़ कर जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, तो सब पेपर ईजी हैं, आप कोई भी एग्जाम केमिस्ट्री का क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल ऑफ गैस। भाई जो बच्चे ने गैसियस स्टेट पढ़ी है उसको वैन डर वाल इक्वेशन आंख बंद कर कर भी याद होगी। मुझे तो नींद में भी पूछ लो वैन डर वाल इक्वेशन, सोते हुए भी मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सीधी की सीधी वैन डर वाल इक्वेशन गा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो, मैंने तो बहुत बार पढ़ी है, पढ़ाया है, तो मुझे तो वो नींद में भी याद है। तो जो बच्चा पढ़ कर गया होगा उसको तो सीधी याद होगी क्या होती है वैन डर वाल इक्वेशन, वो बिना पेन चलाए आंसर लगाकर आगे चलेगा। तो क्या होती है वैन डर वाल इक्वेशन, क्या होती है वैन डर वाल्स इक्वेशन, हम लोग को पता है क्या होती है वैन डर वाल्स इक्वेशन, क्या होती है p प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, p प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। n मोल्स के लिए पूछा था ना, n मोल्स के लिए, सो n मोल्स के लिए हम इस तरीके से लिख देंगे। यही होती है हमारी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, यही होती है ना। वैन डर वाल इक्वेशन पूछी थी, मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करे, p प्लस ए बाई स्क्वेयर v माइनस बी आर टी, ना नहीं मैच कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा, n नहीं दे रखा, p प्लस ए एन स्क्वेयर v माइनस एन बी, p प्लस ए एन स्क्वेयर होता है, यहाँ पर n पे स्क्वेयर नहीं दिया, b भी कट गया, सी ऑप्शन p प्लस ए एन स्क्वेयर v माइनस एन बी, n नहीं दिया यहाँ पे कट गया, p प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को ध्यान से देख कर जाइएगा, जस्ट n और n स्क्वेयर या इन सब का ही फर्क है। जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हर कोई कर कर आता है, बस जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा कि n के लिए पूछा है तो आपने यहाँ n ध्यान नहीं दिया, आप a ऑप्शन लगाए, या आपने यहाँ ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे n स्क्वेयर होता है, यहाँ पे n दे रखा है, आपने n देखा आप आंसर लगाए। ये गलती मत कीजिएगा, आते आते क्वेश्चंस के आपके गलत हो जाएगा। जब आपको आंसर की मिलेगी तो आपको बहुत दुख होगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे देखने में मिस्टेक कैसी हो गई। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी गलत कर कर नहीं आना चाहता, गलत कर कर नहीं आएगा अगर वो ढंग से देखेगा तो। जल्दबाजी में क्वेश्चंस को मत अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन को आंखें खोलकर, नींद को खोलकर ढंग से पढ़िएगा, ढंग से उसको देखिएगा, हर ऑप्शन को देखिएगा, देन आंसर लगाइएगा। बेशक 5 सेकंड ज़्यादा लगे पर क्वेश्चन को आंखें खोलकर ढंग से पढ़कर लगाना है, तभी आप सही आंसर लगाएंगे। नहीं तो जल्दबाजी में अगर गलत आंसर लगाया तो बाद में सिर्फ पछतावा करने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़कर ढंग से क्वेश्चन को लगाइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से पढ़कर जाइएगा। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं जानता हूं, आई हैव फेस दिस काइंड ऑफ द प्रेशर, DU एग्जाम, IIT जैम एग्जाम, नेट गेट,
मैंने दिए हैं, तो मैं जानता हूँ इस प्रेशर को, मैंने फेस किया है वो 3 आवर्स का मेंटली प्रेशर। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़कर आंखें खोल कर पढ़िएगा, तब आंसर लगाइएगा, सही होगा। अदरवाइज वो आपके साथ, नहीं तो ऐसा धोखा भी हो जाएगा, आंखों का धोखा, जो बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, वो कह रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स रिस्पेक्टिवली। मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, जो गैसेज की और लिक्विड की विस्कोसिटी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, ये बताना है। आइए बता देते हैं, क्या दिक्कत है। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मेरे पास गैसेज है, सिस्टम के अंदर मेरे पास गैस है, मैंने इसका सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सिस्टम का पार्टिकल्स मेरे इकट्ठे होने लगेंगे, पार्टिकल्स मेरे इकट्ठे होने लगेंगे। जब पार्टिकल्स मेरे इकट्ठे होने लगेंगे तो मैं कह सकता हूँ, पार्टिकल्स जब मेरे इकट्ठे होने लगेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन आने लगेगी, उनके बीच में इंट्रैक्शन आने लगेगी, तो उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, जब उनके बीच में अट्रैक्शन आएगी, वो इकट्ठे होंगे, एक साथ होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, या एक दूसरे के कहूँ मैं क्लोज आने लगेंगे, तो इनकी विस्कोसिटी क्लोज आने लगेंगे, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब यही बात करूँ मैं लिक्विड की। मैंने एक डब्बा ले लिया, डब्बे के अंदर मैंने लिक्विड ले लिया, डब्बे के अंदर मैंने लिक्विड ले लिया। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अब मैं इस डब्बे का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, डब्बे का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लिक्विड है, लिक्विड को अगर मैं बॉईल करता हूं, लिक्विड में मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, वो मेरे वेपर्स बनकर निकलती हैं, वेपर्स बनकर निकलती है मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन कम हो जाती है, पार्टिकल्स मेरे दूर दूर हो रहे हैं, उनके बीच की अट्रैक्शन कम हो रही है। इट मीन्स उनकी विस्कोसिटी क्या हो रही होगी, इट मीन्स उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। जब मेरे पार्टिकल्स लिक्विड में मैंने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पार्टिकल्स मेरे दूर जाने लगेंगे, पार्टिकल्स मेरे एक दूसरे के दूर जाएंगे, अट्रैक्शन कम होगा, तो पार्टिकल्स दूर जा रहे होंगे तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी गैसेज के केस में इंक्रीज, गैसेज के केस में इंक्रीज एंड लिक्विड के केस में डिक्रीज। सो गैसेज के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी एंड लिक्विड्स के केस में डिक्रीज करेगी, यानी फर्स्ट में इंक्रीज करेगी, सेकंड में डिक्रीज करेगी। तो ये मेरा ऑप्शन मैच कर गया ए से, ये मेरा ऑप्शन मैच किससे कर गया, ऑप्शन ए से, ये ऑप्शन मेरा ए से मैच कर गया। तो क्लियरली जिसको कॉन्सेप्ट पता था, जो सोच सकता था, जो अप्रोच लगा सकता था, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाता, वो इतने इजी क्वेश्चंस को फिजिकल केमिस्ट्री के आराम से जरा सा 1 मिनट सोचने से ही आंसर तक पहुंच जाता और करेक्ट आंसर लगाकर आता। तो क्लियरली जैसा आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, आप जरा अप्रोच बनाएं, आप जरा एग्जाम में अंदर ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके माइंड पर ज्यादा प्रेशर होगा और वो प्रेशर हावी हो गया तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। पेपर आपका बहुत नजदीक है, आने वाला है, 10 सितंबर को एग्जाम है, तो बस शांत दिमाग से आप पेपर करिएगा, पेपर के क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है वो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस possessing velocity even given range depends on। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स एक गैस के एक पर्टिकुलर रेंज की वेलोसिटी में है तो वो किस पर डिपेंड करता है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की रेंज में, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की रेंज में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की रेंज में, किस पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर, इस वेलोसिटी की रेंज के अंदर, गैस का क्वेश्चन है, इस वेलोसिटी की रेंज के अंदर इतने फ्रैक्शन होंगे। वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर का मतलब नहीं, इससे कुछ प्रेशर पे भी कुछ हद तक डिपेंड कर सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कुछ फर्क हो सकता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से एक पर्टिकुलर रेंज में जो वेलोसिटी आएगी
फर्क हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते भी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम पढ़ते भी हैं। सो जब एक अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में मेरा कुछ फर्क आ सकता है। और वैसे भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन establish relation between fraction of molecules, establish relation between fraction of molecules having certain speed, fraction of molecules having certain speed as a function of temperature या with temperature, ठीक है ना। तो मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है वेलोसिटी का, वो रिलेशन देता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर में। क्या है वो रिलेशन? वो रिलेशन है dNV by n is equals to 4 by root pi m by 2 kt की पावर 3 by 2 v square e की पावर माइनस mn square डिवाइडेड बाई 2kt dv। तो क्लियरली ये जो मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जो मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी एक वेलोसिटी की रेंज में कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो मेरा क्लियरली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो जिसको फॉर्मूला पता होगा या जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो सीधा का सीधा पढ़ते ही ऑप्शन बी टेम्परेचर डिपेंडेंट लगाकर आएगा। जिसने एक बार भी इसको पढ़ा होगा, बेसिक्स को, चैप्टर को, गैसीय स्टेट को अच्छे से देखा होगा, वो सीधा का सीधा ही बी आंसर लगाकर आएगा। विद इन 10 सेकेंड्स पढ़ते ही उसको याद आएगा कि इसमें हाँ कोई ना कोई रिलेशन होता है, चाहे उसको एक्सप्रेशन याद ना आए, बट उसको ये ज़रूर याद आएगा जिसने पढ़ा होगा कि मैंने ऐसा कुछ रिलेशन पढ़ा था जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर से रिलेट होते हैं। तो वो सीधा का सीधा आंसर लगाकर आएगा, और आगे चल पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? क्या कह रहा है? वो कह रहा है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज दितना। ट्रिपल पॉइंट हमें पता है, फेस के क्वेश्चंस में हम पढ़ते हैं, फेस इक्विलिब्रियम में जब हम फेस डायग्राम पढ़ते हैं वाटर का, तो ट्रिपल पॉइंट इतने पर आता है इस टेम्परेचर पे। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। हमें क्या पता है कि कोई भी कितना भी डिग्री सेल्सियस हो, उसको हम क्या करते थे, उस डिग्री वाले टेम्परेचर को हम 273.15 से प्लस कर हम वो टेम्परेचर केल्विन में बता देते थे, राइट। वो टेम्परेचर हम केल्विन में बता देते थे। अब यहाँ पर जब मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन मुझे दे रखा है, तो इसको मैं इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ये है मेरा x डिग्री। इस x डिग्री सेल्सियस में जब मैं 273.15 ऐड कर रहा था, तो वो मेरा कितना आ रहा था? ट्रिपल पॉइंट मेरा कितना आएगा? ये केल्विन में आएगा। वो केल्विन में मुझे दे रखा है कितना? 273.16 केल्विन। तो अब मुझे इसका कितना निकालना है? ट्रिपल पॉइंट मुझे वाटर का दे रखा था, मुझे उसको डिग्री सेल्सियस में बताना था। सो जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो, हम ये ऐड करते थे क्वांटिटी। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो, तो इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। जब इधर से इधर जाना है तो ऐड, इधर से इधर जाना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो x डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा? 273.16 माइनस 273.15, वो आ जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 0.01, तो क्लियरली मेरा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। सिंपली जिसको 273.15 पता था, वो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए इससे सब्ट्रैक्ट करेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो चलता पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के आ रखे थे इस पेपर के अंदर।
तो बस कमाल की बात है, बनाने वाले पर डिपेंड करता है, वो पेपर इजी भी बना सकता है, वो पेपर टफ भी बना सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द मेकर्स ऑफ द एग्जाम के उनका मन कैसा था, उनका मूड अच्छा था तो पेपर आपका इजी आ जाएगा। अब पेपर इजी आ जाएगा तो सबके लिए फायदा, सबके लिए फायदा। जो थोड़ा कम भी पढ़ कर गए थे, जो थोड़ा बेसिक्स, जिनके बेसिक्स तो होना ही चाहिए, जिनकी थोड़ी तैयारी कम थी, उनके लिए उनका ही पेपर अच्छा हो जाएगा। जो थोड़ा अगर टफ आ गया तो जो बहुत अच्छे से पढ़ कर गए थे सिर्फ उनका ही फायदा होगा। तो बस डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो मेरी राय ये रहेगी, आप अच्छे से पढ़ कर जाए, थोरोली पढ़ कर जाए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर जाए, आपका पेपर अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपका फेस इक्विलिब्रिया और थर्मोडायनामिक्स दोनों को रिलेट करता है। मेनली यहाँ पे फेस इक्विलिब्रिया की बात है, ठीक है। क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या कह रहा है, सिस्टम ए है 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, सिस्टम बी है 1 मोल ऑफ सुपर कूल्ड वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक सिस्टम है, क्या है, 1 मोल आइस -10 पर चलेगी, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस ही होती है ना, पानी तो होता नहीं। सिस्टम बी क्या है, 1 मोल सुपर कूल्ड वाटर, 1 मोल सुपर कूल्ड वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस, वाटर है सुपर कूल्ड वाटर, एकदम जब हम फेस इक्विलिब्रियम में उसको ठंडा करते थे तो वो बर्फ नहीं बनता था, याद है ना, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब हम उसको एकदम ठंडा कर देते थे वो बर्फ नहीं बनता था, वो पानी ही रहता था, उसको हम कहते थे सुपर कूल्ड वाटर। तो हमें ये पता है कि -10 डिग्री सेल्सियस पर जो ये सुपर कूल्ड वाटर है, ये क्या है, ये एक मेटास्टेबल स्टेट है। हमें पता है, इसी को तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे, इसी को तो हम डिस्कस करते रहे। जब हम पानी को एक साथ ठंडा कर देंगे, एकदम सुपर कूल कर देंगे, तो मेरा बर्फ नहीं रहता, वो सुपर कूल्ड वाटर बन जाता है, जो कि एक मेटास्टेबल स्टेट है, यानी वो एक अनस्टेबल स्टेट है, अब ये जब मेरी अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल का मतलब क्लियरली आप सबको पता है, अनस्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी हाई है, यानी सिस्टम बी है मेरा ये, यानी सिस्टम बी की एनर्जी हाई है, ठीक है। तो सिस्टम बी की एनर्जी हाई है, सिस्टम बी मेरा सुपर कूल्ड वाटर है। सिस्टम ए क्या है, सिस्टम ए तो मेरा सिंपल है, सिस्टम ए तो मेरा 1 मोल ऑफ आइस है -10 पे, तो ये तो मेरी स्टेबल चीज है, सिस्टम ए तो मेरा स्टेबल है, फिर भी सिस्टम ए तो स्टेबल है, सिस्टम ए इज स्टेबल, तो ये स्टेबल है, अगर जो चीज स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी सिस्टम ए की एनर्जी कम और सिस्टम बी की एनर्जी ज्यादा। तो क्लियरली आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको दिखेगा ए हैज लोअर फ्री एनर्जी देन बी, ए की एनर्जी कम है बी से, ए की एनर्जी बी से कम है, तो यानी ये मेरा सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे फेस इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो जस्ट फेस इक्विलिब्रिया को पढ़कर भी जाएगा उसको ये पता होगा सुपर कूल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, मेटास्टेबल स्टेट का कॉन्सेप्ट, वो इस क्वेश्चन को आराम से बहुत ही इजीली कर पाएगा। क्लियर, समझ में आया? सो इस टाइप के बेसिक्स एंड सिंपल क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में आ रखे थे, जिनको आप अच्छे से कर सकते हैं और कर जाना चाहिए। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस आपकी इस बार 2014 के पेपर में आ रखे थे। होपफुली अगर 2020 में भी आए और आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों तो सबका पेपर अच्छा होगा, जो कि एडमिशन में थोड़ी डिफिकल्टी भी देगा। कोई बात नहीं, हम तो चाहेंगे कि सबका पेपर अच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रिवर्स ऑस्मोसिस हमें पता है ऑस्मोसिस अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ऑस्मोसिस अपने आप होने वाला प्रोसेस है, यानी ऑस्मोसिस फिजिबल प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक फिजिबल प्रोसेस है, राइट। ऑस्मोसिस अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक फिजिबल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस फिजिबल है, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा
तो वो तो मुझे ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। ऑस्मोसिस तो अपने आप हो रही है, ऑस्मोसिस अपने आप हो रही है, वो फिजिबल है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। तो जब मैं अगर उसको रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कर दूंगा, तो नॉन फिजिबल हो जाएगा, नॉन फिजिबल हो जाएगा, यानी वो अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा तो वो यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, वो यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी जो मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये रहा मेरा ऑप्शन जो मुझे मिल जाएगा, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इमीडिएटली जिसने पढ़ा होगा, जिसने ऑस्मोसिस को, गैसियस स्टेट को देखा होगा, ठीक है, वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अभी तक के एनालिसिस से बात करूं तो क्लियरली गैसियस स्टेट, सॉलिड, सॉलिड, सॉल्यूशन, लिटिल बिट क्वांटम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, इन सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मेनली आपके पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, सॉरी कहाँ से आ रहे हैं, सॉलिड, सॉल्यूशन, गैसियस स्टेट, इन सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़कर जाइएगा, तो आपका पेपर, आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, पेपर आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है। अ गैस सिस्टम एट 0.1 atm प्रेशर इज enclosed in a cylinder fitted with a weightless piston and cylinder is placed in the surrounding, ठीक है, where the pressure is 1 atm in the spontaneous process that occurs isothermally। spontaneous process कराना है, अपने आप होने देना, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप जो होगा उस अकॉर्डिंग बताना है। एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी सिस्टम की और सराउंडिंग की देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्या किया, क्या किया, एक गैस ले ली, एक गैस ले ली जिसको एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दिया, एक गैस ले ली जिसको एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दिया, ये गैस हो गई मेरी, इसको एक मैंने सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया, एनक्लोज कर दिया, इस गैस को मैंने सिस्टम के अंदर बंद कर दिया, एनक्लोज कर दिया। गैस सिस्टम का प्रेशर कितना है, 0.1 atm, गैस सिस्टम का प्रेशर कितना है, 0.1 atm, उसको मैंने एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दिया, फिटेड विद अ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये हो गया मेरा पिस्टन जो वेटलेस फ्रिक्शनलेस है, यानी वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहेगा पिस्टन, ठीक है। एंड द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन सराउंडिंग्स, सिलेंडर को मैंने सराउंडिंग्स के अंदर में प्लेस कर दिया, सिलेंडर को सराउंडिंग्स के अंदर में प्लेस कर दिया, जहां पर प्रेशर है यानी बाहर का प्रेशर है, पी एक्सटर्नल है 180 m, एक्सटर्नल कितना है 180 m। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, जो अपने आप हो, अपने आप हो, भाई बाहर प्रेशर है 180 m, बाहर प्रेशर है 180 m, अंदर है 0.1 atm, कौन सा ज्यादा है, बाहर का, पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी इंटरनल से, बाहर का प्रेशर ज्यादा है। जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो पिस्टन को क्या करेगा, वो पिस्टन को अंदर प्रेस करेगा, वो पिस्टन को अंदर प्रेस कर, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो वैसी बात है, वो क्या करेगा, जब बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वो पिस्टन को दबाएगा, पिस्टन को जब वो दबाएगा तो यानी पिस्टन मेरा कुछ इधर आ जाएगा, या इससे भी नीचे हो सकता है, पिस्टन मेरा कुछ इधर आ जाएगा, है ना। जब पिस्टन मेरा इधर आ जाएगा, पिस्टन मेरा नीचे आ जाएगा, पिस्टन मेरा डाउन आ जाएगा, पिस्टन डाउन आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो गैस मेरी क्या हो जाएगी, गैस मेरी क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी कंप्रेस, गैस हो जाएगी कंप्रेस, गैस हो जाएगी कॉम्प्रेस, गैस हो जाएगी कॉम्प्रेस, तो यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बट यहाँ पर बात कर रखी है आइसोथर्मली, बट यहाँ पर बात कर रखी है आइसोथर्मली, ठीक है। तो आइसोथर्मली हम कंसीडर कर चलेंगे, तो गैस मेरी होगी कंप्रेस, गैस मेरी होगी कॉम्प्रेस, गैस मेरी कंप्रेस होगी तो क्या होगा, गैस मेरी कंप्रेस होगी तो क्या होगा, गैसियस पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, गैसियस पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। जब गैस मेरी कंप्रेस होगी, गैसियस पार्टिकल क्लोज आएंगे, गैस पार्टिकल्स जब क्लोज आएंगे तो उनकी रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या होगी, उनमें रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस क्या होगी, डिक्रीज। पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो रेंडमली नहीं भाग सकते, क्लोज आ गए, इंट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, तो रेंडमली कहीं भी नहीं भाग सकते, जगह कम हो गई, डिसऑर्डरली कहीं नहीं भाग सकते, जगह कम हो गई, तो रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस कम हो गई, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस कम हो गई, दैट मींस उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस कम हो गई तो उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस कम हो गई तो उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, है ना। उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, सिस्टम की डिक्रीज हो गई तो सराउंडिंग की इंक्रीज हो गई, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज,
इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज, इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज, सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज। और इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, कि गैस मेरी कंप्रेस हुई, पार्टिकल्स मेरे एक साथ आए, गैस मेरी कंप्रेस हुई, यानी वॉल्यूम कम हुआ उनका, गैस का वॉल्यूम कम हुआ। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। अब गैस का मास तो उतना ही रहेगा ना, पार्टिकल्स तो कहीं नहीं भागे मेरे, कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम कम हो गया, तो यानी डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई। एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, पेपर में काम आएगी। ट्रिक क्या है, जब कभी आपके सिस्टम की डेंसिटी बढ़ जाए ना, जब कभी आपको दिखे आपके सिस्टम की डेंसिटी बढ़ रही है, समझ जाना एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, सिस्टम की ट्रिक बता रहा हूं, सिस्टम की अगर एंट्रोपी बढ़ रही है और सिस्टम की अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इट मींस उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज, सराउंडिंग इंक्रीज। ऑप्शन मैच कर दीजिए, ऑप्शन आपका मैच हो रहा है बी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कि सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ये ट्रिक जो मैंने बताई, इस ट्रिक को याद रखना, कि डेंसिटी बढ़ने से, सिस्टम की डेंसिटी बढ़ने से उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, सिस्टम की डेंसिटी बढ़ने से उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सोचना था, अप्रोच लगानी थी, कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं। तो जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग होंगे, जिस दिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा, वही कर पाएगा, वही आंसर कर पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स पर क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के लिए, आपके ड्यूएट 2020 के लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपके बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छा हो पाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गैसियस स्टेट का क्वेश्चन, हर कोई कर पाएगा इसको, तो कुछ नहीं है इसमें इतना ऐसा। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर अप्रॉक्सीमेटली इन रेशो बताना है उनका। ठीक है, हम लोग को पता है क्या कि जो म्यू मीन होता है, म्यू मीन जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 8RT बाई पाई एम, ठीक है। म्यू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, क्या होती है 2RT बाई एम। म्यू RMS, म्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, क्या होती है 3RT बाई एम। इनका रेशो ही तो निकालना है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इन द रेशो निकालना है, तो हम लोग रेशो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कमाल की बात, जिस रेशो में पूछा है ना, जिस रिस्पेक्ट के रेशो में पूछा है उसी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब जिस ट्रेंड में पूछा, सबसे पहले मीन वेलोसिटी पूछी, मीन लिखी, फिर उसने हमसे मोस्ट प्रोबेबल पूछी, मोस्ट प्रोबेबल लिखी, फिर उसने हमसे रूट मीन स्क्वायर पूछी, तो हम रूट मीन स्क्वायर ही लिखेंगे। इसी रेशो में उसने पूछी है, इसी रेशो में हम आंसर करेंगे, और किसी रेशो में आंसर नहीं करना, उसने जस्ट आगे पीछे इनको कर दिया है। जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते थे एमपीवी मीन आरएमएस, बट यहाँ पर उसने मीन को पहले ले लिया, तो बस उसको ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा ना करें आप सीधा पढ़े रेशो का पूछ रखा है, जो आपको याद होता है 1.13 1.23 वो लगाए, नहीं, ये गलती नहीं करनी, जिस रेशो में जिस ट्रेंड में पूछा है उसी में आंसर करके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 बाई पाई √2, और ये हो जाएगा √3, RT बाई एम तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो ये मेरा रेशो हो जाएगा। जब इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे, तो आएगा 1.13:1, √2 से जब आप इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 1.23, तो ये होगा आपका आंसर, ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन ए में, सो ए हो जाएगा आपका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बस जिस रेशो में जिसके ट्रेंड में पूछा है उसी में आप पकड़ कर चलिए, उसी में निकालिए, आप आंसर तक बहुत ही इजीली, बहुत ही इमीडिएटली पहुंच जाएंगे और अपना आगे चल पड़ेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस
प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखनी है, पेपर के अंदर आंखें खुली रखनी है, दिमाग को शांत रखना है। आंखें खुली होंगी, दिमाग को शांत होएगा तो आप पेपर को आराम से कर पाएंगे, आप पेपर को इजीली कर पाएंगे। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल? ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल कौन सा नहीं है? हमें पता है कि जो मेरे स्टेट फंक्शन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। हमें पता है जो मेरे स्टेट फंक्शंस होते हैं वो मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, वो यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं, वो मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। वो मेरे क्या होते हैं? वो मेरे यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, यूलर थ्योरम्स को फॉलो करते हैं, तो यानी वो परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इट मींस जो मेरे पाथ फंक्शन होंगे, पाथ फंक्शंस आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। जो मेरे पाथ फंक्शंस होंगे वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होंगे। जो पाथ फंक्शन होंगे वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होंगे। पाथ फंक्शंस मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होंगे। अब पाथ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। पाथ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शंस, रेस्ट ऑल आर अदर्स आर स्टेट फंक्शंस। तो ये सब मेरे पाथ फंक्शन होते हैं एंड पाथ फंक्शंस आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। पाथ फंक्शन मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होते। तो वर्क तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, हीट मुझे दिख रही है, हीट कैपेसिटी भी नहीं दिख रही, तो परफेक्ट डिफरेंशियल मेरी हीट नहीं होती। तो यानी ये सी मेरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी हो जाएगा मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है और पाथ फंक्शन मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल्स नहीं होते। तो ये हो जाएगा सी मेरा करेक्ट आंसर। तो जस्ट आपको बस बेसिक्स पता हो कि पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं, आपको पता हो कि स्टेट फंक्शन मेरी यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं, तो स्टेट फंक्शन मेरे डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, पाथ फंक्शन मेरे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होते। तो यानी डी क्यू मेरा यहाँ पर परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, डी क्यू मेरा यहाँ पर परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो वो हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज डीजी डेल जी पूछ रखा है, डेल जी में पूछ रखा है, कॉन्स्टेंट्स अलग अलग दे रखे हैं। तो कॉन्स्टेंट्स पर हम चेक कर लेते हैं कि किस कॉन्स्टेंट पर ये मेरे इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम पर जो मेरा डीजी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो तभी आएगी जब मेरा डीजी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो तभी आएगी जब डीजी जीरो होगा। डीजी की इक्वेशन क्या होती है? तो अब मुझे कांस्टेंट देखने हैं कि किस कांस्टेंट पर डीजी जीरो होगा। देख लेते हैं। डीजी की इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, वीडीपी माइनस एस डी टी। डीजी की इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, वीडीपी माइनस एस डी टी। ये जीरो कब होगा? डीजी मेरा जीरो कब होगा? किस पर होगा? एट कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लूं, तो डीपी जीरो एंड डीटी भी जीरो, डीपी डीटी दोनों जीरो हो जाएंगे। जब डीपी डीटी जीरो हो जाएंगे तो मेरा डीजी जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये भी जीरो हो जाएगा। जो मेरा डीजी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेरे डीपी एंड डीटी डीजी जीरो हो जाएगा, तो यानी इसका क्या होगा? ये मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यानी आप यहाँ पर क्लियरली आंसर मेंशन करेंगे तो आपको सी आंसर मिल जाएगा। डेल जी एट कांस्टेंट टी एंड पी इज इक्वल्स टू जीरो विच इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है, उस पर जीरो होना चाहिए। इक्वेशन पता हो, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। वही बात बार बेसिक्स अच्छे हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, आपका पेपर अच्छा होगा। बेसिक्स को अच्छे से करिए। अब तक देखिए इस पेपर के अंदर हमें कोई ढंग से न्यूमेरिकल नहीं मिला, एक भी ढंग का न्यूमेरिकल नहीं मिला, लॉन्ग सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल नहीं मिला। आएंगे, ऐसा नहीं है किसी पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे सॉल्व करने वाले, टाइम भी तो खराब करना है उसको आपका। आप पेपर में टाइम लगा दो, आप किन्हीं क्वेश्चंस में उलझ जाओ, कैलकुलेशंस में उलझ जाओ, तो उसको टाइम भी तो खराब करना है। क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बट अभी तक वो हमें नहीं मिला, इमीडिएटली सॉल्व हो रहे हैं, फटाफट सॉल्व हो रहे हैं,
तो फिजिकल के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके इमीडिएटली फटाफट सॉल्व होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको टाइम मिले, आपको अप्रोच पता हो, आप इजीली कैलकुलेशंस में अच्छे हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर आपकी कैलकुलेशंस कमजोर हैं, आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत टाइम खा जाएंगे, मत कीजिए। आप उन क्वेश्चंस को फिजिकल के परफॉर्म कीजिए जो टाइम टेकिंग नहीं है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज सिंपल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये न्यूमेरिकल है बट लेकिन ये भी कोई टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला न्यूमेरिकल है। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहा है इसमें, वो क्वेश्चन में कह रहा है द ई नोट सेल ऑफ एन एल्यूमिनियम एयर बैटरी इज इतना, ई नोट सेल दे दिया मुझे एल्यूमिनियम एयर बैटरी का इतना, एंड इट इन्वॉल्व्स 12 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। ई नोट सेल दे दिया मुझे एल्यूमिनियम एयर बैटरी का, उसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है, डेल्टा जी नोट बताना है इन किलो जूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन, डेल्टा जी नोट बताना है किलो जूल्स में, कर लीजिए सॉल्व। ई नोट सेल दे दिया, ई नोट सेल दे दिया कितना 2.73 वोल्ट, ई नोट सेल दे दिया 2.73 वोल्ट, इट इन्वॉल्व्स 12 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, सो एन की वैल्यू कितनी हो गई 12 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, एन की वैल्यू हो गई 12। डेल्टा जी नोट बताना है इन किलो जूल, डेल्टा जी नोट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो याद होता भी है हर किसी को, क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस 12 इंटू 96500, ई नोट सेल की वैल्यू 2.73, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा, माइनस 3140 जूल्स। आपको बताना था किलो जूल्स में, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा माइनस 316.340 किलो जूल्स, ये आ जाएगा ना, क्लियरली आ जाएगा। तो आपका जो ये मैच कर रहा होगा, आपका ये मैच करेगा ऑप्शन डी से, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला याद हो, हर किसी को याद होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, विदाउट टाइम टेकिंग आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला, क्लियरली से आंसर सिंपली मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी अगर आ जाए तो बहुत ईजी, 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन एक आधा आता ही है, आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन इज t सेकेंड्स, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना दे दिया t सेकेंड्स, यानी t50, t हाफ मुझे पहले ही दे दिया, t हाफ दे दिया t सेकेंड्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन, 99.9 के लिए कितना होगा बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस करते ही करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही आराम से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आइए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 हो गई, टाइम टेकन फॉर 50% यानी t हाफ मुझे कितना दे दिया t सेकेंड्स, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड मुझे बताना है फॉर द 99.9% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9% रिएक्शन, ठीक है। तो अब मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग ऑफ a नोट बाई a, है ना। तो पहले तो k निकाल लेते हैं, k हमें पता है t हाफ से निकल जाता है, k की वैल्यू क्या आती है 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 0.693, t हाफ की वैल्यू है t, ये हो जाएगा k, मुझे टाइम निकालना है किसके लिए 99.9% कंप्लीशन के लिए, 99.9% कंप्लीशन के लिए। तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू क्या है 0.693 बाई t, सो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई t इंटू t, है ना, लॉग ऑफ a नोट बाई a। अब बात पड़ी a नोट बाई a को रखने की, अगर मान लो मेरा a नोट है 100, तो 99.9% कंप्लीट होने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, 99.99% कंप्लीट होने के बाद जो मेरा a बचेगा, जो मेरा लेफ्ट अमाउंट होगी वो कितनी होगी, इसमें से माइनस कर दूं, सो 100 माइनस 99.99, है ना,
ए नोट ऐसे ऐसे ही निकलेगा। लेफ्ट अमाउंट को निकालने का सिंपल तरीका, जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि इतने परसेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, इतनी परसेंट कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप ए नोट को मानिए 100, और जितने के लिए आपको पूछ रखा हो ना कि इतने परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 100 उसमें से माइनस कर दीजिए, वो आएगा आपका लेफ्ट अमाउंट। बहुत ही सिंपल अप्रोच बता रहा हूं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, कोई टाइम नहीं लगेगा, जस्ट इस अप्रोच से चलिए, आपका क्वेश्चन पक्का होगा, इजीली होगा, आप आंसर तक जाएंगे। ठीक है, सो क्या करना है, ए नोट को 100 मानिए, जितने परसेंट कंप्लीशन के लिए बोल रखा है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। सो 100 माइनस 99.99, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.001, ये आपका आ जाएगा 0.001, वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू में टी लॉग ऑफ ए नोट बाई ए, लॉग ऑफ ए नोट बाई ए। सो ए नोट की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.001। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका क्या आएगा, ये T99.9 लिख दो इसको, T99.9 क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू में टी, ये क्या है 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +3, 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर 2 से हो जाएगा log 10 की पावर 3, ये -3 ऊपर जाकर +3, सो ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा log 10 की पावर 5, log 10 की पावर 5। सो आपका यहाँ पर T99.9 क्या आएगा, T99 क्या आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू टी इंटू 5, तो ये आपका सॉल्व होकर आएगा, ये आएगा 16.6 टी। अब क्या करना है, ऑप्शन में तो 16.6 नहीं दिया, तो जो उसके क्लोज होगा आप वो आंसर लगाकर आ जाइए, आप क्लोज जो होगा उसके वो आंसर लगाकर आ जाइए। आपका मन करे तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये चैलेंज वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा आंसर लगाने के लिए। चैलेंज तो आप तभी करेंगे जब आप आंसर लगा कर आएंगे, आप आंसर ही नहीं लगा के आएंगे तो किस बात का चैलेंज आप करेंगे, आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो आंसर तो आपको लगाकर आना पड़ेगा। जब आपका अगर आंसर ही आता है तो इसके अप्रोक्स आपका कौन सा आंसर बैठ रहा है 10T, इसके अप्रोक्स कौन सा बैठ रहा है 10T, सो आप पेपर के अंदर 10T को आंसर लगाकर आ जाइए। सो आपको आंसर लगाकर आना होगा, उसके बाद आप इसको जब आंसर लगाकर आएंगे, तो जब चैलेंज के लिए DU कहती है तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज में डाल सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, तो आपको वो बेनिफिट देगा ही देगा। आपको आंसर बस लगाकर आना होगा, तो जो आपका आंसर निकल रहा हो उसके पास वाले आंसर को लगाकर आ जाइए। तो क्लियर था, इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ए नोट को 100 मानो, जितना पूछ रखा हो, जितना हो जो उसमें से माइनस कर दो, 99.9 के पूछ रखा था उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा, जो आपको अप्रोक्स पड़ता हो उसके अप्रोक्स लगाकर आ जाइए। क्लियर, आया समझ? इस टाइप के सिंपल से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट ज्यादा टफ नहीं थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, क्वांटम का बहुत देर हो गई थी, क्वांटम का कोई क्वेश्चन नहीं आया था तो आना ही था, आ गया। क्या कह रहा है, इफ e की पावर अल्फा x इज एन आइगन फंक्शन, अल्फा है, अल्फा ध्यान से पढ़कर जाना पेपर के अंदर, ये गलती मत करना, अल्फा है, ठीक है। e की पावर अल्फा x इज एन आइगन फंक्शन एंड dn by dnx इज एन ऑपरेटर, देन द आइगन वैल्यू निकालनी है। हमें पता है क्या करते हैं हम आइगन वैल्यू के लिए, हम क्या करते हैं आइगन वैल्यू के, हमें पता है हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटर को लगाते हैं फंक्शन पर, वो हमें जो वैल्यू देता है साथ में फंक्शन देता है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है ये होती है हमारी आइगन वैल्यू, और इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, राइट, यही करते हैं ना, इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ऑपरेटर लगाते हैं हम किसी फंक्शन पर, तो जो वैल्यू निकल के आती है होती है आइगन वैल्यू, फंक्शन हमारा साथ में मिलता है, फंक्शन के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट होनी चाहिए ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो आती है वो होती है हमारी आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ऑपरेटर लगा लेते हैं, अब हमारा ये फंक्शन है, लगा लेते हैं, d की पावर n डिवाइडेड बाई dx की पावर n, इस पर लगाना है e की पावर अल्फा x पर, n की टर्म्स में लगाते चलना है, लगाते जाओ,
डिफिकल्ट पड़ेगा यार, कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, डिफिकल्ट पड़ेगा। तुक्का मारते हैं ना, एक हिट एंड ट्रायल लेते हैं, मान लो एक हिट एंड ट्रायल लेते हैं, क्यों, n पावर है भैया, कब तक लगाते फिरोगे, एक तुक्का मार लेते हैं, उससे हम थोड़ा आइडिया लगा लेंगे आंसर तक पहुंचने का। अप्रोच क्या लगनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप सॉल्व करते जाओगे, टाइम लगेगा, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, 3-4 स्टेप्स करोगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। बट तुक्का मारिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, कम टाइम में इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कितना बढ़िया रहेगा। तुक्का मारते हैं, ट्रायल करते हैं। मान लो मैं करता हूँ d स्क्वेयर tx की स्क्वेयर, n की वैल्यू 2 ले ली, मान लो मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, e की पावर अल्फा x, करिए क्या होगा e की पावर अल्फा x फंक्शन है, e की पावर अल्फा x बाहर आएगा, अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, अल्फा, एक बार d/dx और भी तो बचेगा, डबल में है ना, एक बार और बचेगा, ठीक है, एक बार और लगाते हैं। अल्फा पहले बार है, दोबारा d/dx इस पे लगाऊंगा, e की पावर अल्फा x अगेन आएगा, e की पावर अल्फा x अगेन एज इट इज फंक्शन आएगा, अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। हिट एंड ट्रायल मार रहा था, तुक्का मार रहा था, n की वैल्यू 2 ली, यहाँ पे अल्फा की पावर 2 आई। इट मीन्स अगर जब मैं dn/dx की पावर n लूंगा, e की पावर अल्फा x के साथ 3-4 स्टेप्स लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा अल्फा की पावर 3 आएगी, 4 लगाऊंगा अल्फा की पावर 4 आएगी, राइट, 2 लगाया अल्फा की पावर 2 आई आइगन वैल्यू की, 3 लगाऊंगा अल्फा की पावर 3 आएगी, 4 लगाऊंगा अल्फा की पावर 4 आएगी, जब n लगाऊंगा तो अल्फा की पावर n आएगी ना भाई, e की पावर अल्फा x, अल्फा की पावर n आएगी ना, 2 लगाने पे 2 आ रही है, अल्फा की पावर 2, n की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, अल्फा की पावर 3 आ रही है, n की वैल्यू 4 रख रहा हूँ, अल्फा की पावर 4 आ रही है, तो जब मैं n ही रखूंगा तो अल्फा की पावर n आएगी, यानी ये क्या हो जाएगी मेरी आइगन वैल्यू, अल्फा की पावर n, तो a हो जाएगा मेरा आंसर, a विल बी द करेक्ट आंसर, a हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर, आप 2 स्टेप लगाते, 3 लगाते, n की वैल्यू 3 रख के करते, फिर आप आंसर तक पहुंचते, 3-4 बार सोल्व करना पड़ता, टाइम लगता, तुक्का मारा, आइडिया लगाया, हो गया माइंड में, टाइम कम लगेगा, अप्रोच सही गई, टाइम सेव किया। पेपर के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टाइम सेव करना, अगले क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाना, इस तरीके से करिए ना। तो इन सब अप्रोचेस को देखने के लिए, किस तरीके को आपको 10 सितंबर को आपके एग्जाम में अप्रोच करनी है, मस्ट वॉच दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर जूनियर्स who are going to be who are going to write this DUET 2020 एग्जाम। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले, ठीक है, मजा आ रहा है ना सॉल्व करते हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके ऊपर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 ग्राम, प्रोजेक्टाइल का मास दे दिया 1 ग्राम, इज नोन टू बी विद इन 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दी प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल का मास दे दिया, उसकी स्पीड दे दी, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, यानी डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। मास दे दिया प्रोजेक्टाइल का 1 ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख लूँ 1 × 10 की पावर -3 kg, ठीक है। स्पीड दे दी मुझे डेल्टा वी, विद इन इसके अंदर है, विद इन इज नोन टू बी विद इन, इस रेंज में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, विद इन, वर्डिंग्स को पकड़िए, आंखें खोलकर पेपर करना है, वर्डिंग्स को देखकर पेपर करना है, ठीक है। वर्डिंग्स क्या कह रही है, विद इन यानी इस रेंज में है, पेपर को आंखें खोलकर पढ़कर आइएगा, आंखें खोलकर देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तभी होगा आपका क्वेश्चन सही, गलत तो आप वरना चांसेस होने के बहुत चांस है गलत होने के, है ना। तो विद इन यानी डेल्टा वी की वैल्यू दे दी 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 1 × 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है अनसर्टेनिटी का, डेल्टा पी डेल्टा एक्स डॉट h/4 पाई, राइट, डेल्टा एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा पी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, m डेल्टा वी, राइट ना, डेल्टा पी की वैल्यू m डेल्टा वी है ना, P = m × v करते हैं, सो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, मास तो चेंज होने नहीं वाला, मास तो कंजर्व रहता है, सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m डेल्टा वी, लगा दीजिए वैल्यू, रखिए ना वैल्यू, डेल्टा एक्स क्या होगा, h की वैल्यू डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, h की वैल्यू क्या होगी 6.626 × 10 की पावर -34
जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 1 × 10⁻³ kg, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा एक्स आएगा किससे ज़्यादा, डेल्टा एक्स आएगा आपका 5.27 × 10⁻26 मीटर, 5.27 × 10⁻26 मीटर, जो कि हमारा अप्रॉक्सली इसके इक्वल होगा। अप्रॉक्सली यानी मैं कह सकता हूँ डेल्टा एक्स मेरा इसी के इक्वल हो जाएगा ना, 5.27 × 10⁻26 मीटर। तो ये मेरे को कहाँ मिल रहा है, 5 × 10⁻26 मीटर में आएगा। सेकंड से सेकंड की मैं उड़ा दूंगा, है ना, उड़ जाएगी, ठीक है। सो ये आएगा मेरा, यानी यहाँ मेरा आंसर मैच कर रहा होगा, आंसर यहाँ मेरा मैच कर रहा होगा डी, आंसर मेरा मैच कर रहा होगा डी। क्लियर, 10⁻26, ठीक है, तो -26 वाला आंसर, तो ये हो जाएगा यानी यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आएगा, तो इस तरीके से डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात, वही चीज बार बार, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद हो, पुट करना आता हो, आपको वैल्यूज याद हो, या दे भी देता है वैल्यूज, आपको याद हो, पुट करिए, आपको सॉल्व करना आता हो, आंसर पर सीधा आंसर आएगा, है ना। क्लियर सी बात है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैं ऑल्सो देख रहा है ये क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर H2 के अंदर जब मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा ड्यूटेरियम से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्या व्हाट विल हैपन टू द रोटेशनल कांस्टेंट बी, व्हाट विल हैपन टू द रोटेशनल कांस्टेंट बी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं H2 में से एक H को डी कर देता हूं, तो B पर रोटेशनल कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे पता है रोटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब कई लोग तो पढ़ते ही आंसर लगा के आएंगे, क्यों, उन लोग को पता है कि क्या होता है, B = H/2I, आई की वैल्यू क्या होती है μr², तो उन लोग को पता है म्यू बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, तो वो तो सीधा ही 5 सेकंड्स के अंदर आंसर लगा कर आएंगे, बिल्कुल लगा कर आएंगे। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ कर आए होंगे, जो बस नोट्स को भी थोरोली देख कर आए होंगे, वो भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो एक बार चलिए, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं भी सीधा लगा कर आता, तो आप लोग के लिए एक बार समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो h/2i, मुझे पता है आई की वैल्यू क्या होती है μr², तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 रिड्यूस्ड मास, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, है ना। तो अब जब मेरा एक H से D रिप्लेस हो जाएगा तो मास बढ़ जाएगा, जब मेरा मास बढ़ जाएगा तो म्यू बढ़ जाएगा, और जब मेरा म्यू बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई भी इंक्रीज करेगा। जब आई इंक्रीज करेगा, आई किस में है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्या हैपन होगा रोटेशनल कांस्टेंट पर, डिक्रीज, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेस। तो क्लियरली मेरा सी आंसर हो जाएगा। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, जिसने बेसिक पढ़ रखे थे, जो थोरोली पढ़ कर गया था रोटेशनल स्पेक्ट्रो को, वो सीधा का सीधा ही आंसर लगाएगा डिक्रीज, वो सॉल्व भी नहीं करेगा। नहीं तो सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका क्या होना चाहिए, आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कोई जरूर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन नॉट नेसेसरी। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में, इस तरीके क्वेश्चन में कैलकुलेशन डजंट नेसेसरी, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना, सीधा का सीधा आप बस कंसेप्ट बनाते चलिए, देखते चलिए, वो बढ़ेगा, मास बढ़ाने से वो बढ़ेगा, m बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा तो बी डिक्रीज होगा। सॉल्व नहीं करना, बस जस्ट अप्रोच लगाते चलिए, आंसर तक पहुंचिए, टाइम कीजिए अपना, अप्रोच से करते चलिए। कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व के चक्कर में क्यों पढ़ना है भाई, सीधा का सीधा करिए ना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, वो कह रहा है ब्रैग्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज,
ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला बताना है। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं बना सकता वो सॉलिड स्टेट से। पेपर इजी था, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे थे। नोट्स भी जो बच्चा पढ़ कर गया था ना, मैं कह रहा हूँ वो DU 2014 के पेपर में तो मजे से खुश होकर गया, मजे से खुश होकर गया। नॉर्मल पढ़ने वालों की भी रैंक आई होगी बढ़िया। भाई इतने आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्या ही पूछ रखा है ये, इतने आसान क्वेश्चन। ब्रैग्स लॉ पूछा है, ब्रैग्स लॉ सोचूंगा भी नहीं, सोचूंगा भी नहीं। ब्रैग्स लॉ सॉलिड हर कोई पढ़कर जाता है, ब्रैग्स लॉ तक हर कोई जाता है। ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला हर किसी को पता होता है, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ऑप्शन मैच करिए, क्लियरली सीधा आपका ऑप्शन ए मैच होता है। n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, जिसके अंदर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, n होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लैम्डा मेरी वेवलेंथ, लैम्डा मेरी जो एक्सरेज की वेवलेंथ आती है। d होता है मेरा इंटरप्लेनर डिस्टेंस, प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और थीटा होता है मेरा स्कैटरिंग एंगल, थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल, राइट। तो यानी ये मेरा यहाँ पर ब्रैग्स लॉ मेरा क्या करता है, ब्रैग्स लॉ मेरा डिस्प्लेसमेंट को, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को वेवलेंथ के साथ में, स्कैटरिंग एंगल्स के साथ में रिलेट करता है। ये इसको रिलेट करता है, रिलेशन देता है। तो जो सॉलिड स्टेट पढ़ कर गया उसको ब्रैग्स लॉ का ब्रैग इक्वेशन पता ही होगी, वो सीधा का सीधा लगाएगा और अपना आंसर ए में पहुंच जाएगा और विदिन 5 सेकेंड्स आंसर कर आगे चलेगा। भाई इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे तो किसको मजा नहीं आएगा, हर किसी के बढ़िया नंबर आएंगे, मजे हैं सबकी, हर किसी के मजे हैं। हम तो खुद चाहेंगे कि आप सबका पेपर क्लियर हो, आप सबको अच्छी रैंक आए, आप सबका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, वन ऑफ द मोस्ट इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, हम सब चाहेंगे आपका एडमिशन हो, यही हमारा मोटो है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार कितने सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, कितने सिंपल। क्या कह रहा है, टू बी क्लासिफाइड एज नैनो स्केल एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव एन डायमेंशन इन द ऑर्डर ऑफ। नैनो स्केल की डायमेंशन क्या होती है, बता दो भाई। नैनो स्केल की डायमेंशन क्या होती है, नैनो स्केल नाम से ही पता चल रहा है। नैनो स्केल की डायमेंशन क्या होती है, एक नैनो स्केल की डायमेंशन क्या होती है, कितनी होती है एक नैनो स्केल की डायमेंशन, 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर सी बात, एक नैनो स्केल की डायमेंशन होती है 10 की पावर -9 मीटर। खत्म कहानी, यही तो पूछा था, उसकी डायमेंशन क्या होती है, ये मिल गया आंसर, 10 की पावर -9 मीटर। खत्म। जो पढ़ेगा नैनो स्केल वो सीधा नैनो स्केल पढ़ते ही आंसर लगा कर आएगा, 10 की पावर -9 मीटर, वो सीधा का सीधा आंसर लगा के आएगा। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने में। पढ़ा, आंसर, चलो आगे। क्लियर है, सिंपल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखे थे, थोरोली कंसेप्ट पढ़ रखे हो, काम हो जाएगा। मैं बहुत बार ये बात बोल रहा हूँ, बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को भी। क्वेश्चन सॉल्व करनी है, करते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन बचा है वैसे भी। आइए, फेस इक्विलिब्रिया का अच्छा क्वेश्चन, फेस इक्विलिब्रिया का अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रिया दिस। इस इक्विलिब्रिया में, इस रिएक्शन में कितने फेस प्रेजेंट होंगे, इस इक्विलिब्रिया में, इस रिएक्शन में कितने फेस प्रेजेंट होंगे, देख लेते हैं। CaCO3 का सॉलिड इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। CaCO3 का सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। नंबर ऑफ फेजेस बताने, नंबर ऑफ फेजेस बताने हैं। ढंग से जिसने पढ़ रखा होगा, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, वो सीधा का सीधा लगा कर आएगा, वो सोचेगा भी नहीं। और कुछ लोग गलती भी करके आएंगे। कुछ लोग क्या गलती करेंगे, सॉलिड को एक फेस माना, एक, और एक गैस का 2। बट नंबर ऑफ फेसेस यहाँ आएंगे 3, नंबर ऑफ फेसेस यहाँ आएंगे 3। कैसे वो सुन लो, तो वो सुन लो। क्या है, ये जो CaCO3 सॉलिड और CO सॉलिड पड़ेगा ना, भाई ये सॉलिड है, सॉलिड कब से मिक्स होने लगे, सॉलिड मिक्स होते हैं। मेरी बात को कमेंट सेक्शन में मत पकड़ के बोलना, सॉलिड मिक्स होते हैं, ठीक है। वो मिक्स होकर एलॉयज बनाते हैं, आई नो दैट, ठीक है ना, मेरी नॉलेज में चेक करना। सॉलिड मिक्स होते हैं, मिक्स होकर एलॉयज बनाते हैं। बट इस काइंड ऑफ रिएक्शंस में, इन काइंड ऑफ की फेज रिएक्शंस में, फेज इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस में सॉलिड मेरे मिक्स नहीं होते। इन काइंड ऑफ रिएक्शंस में सॉलिड मिक्स नहीं होते, इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। मैं लिख दूं कल को, नहीं तो कोई हेटर जाकर बोलने लग जाए। सो इन दीज काइंड ऑफ द रिएक्शंस मेरे सॉलिड मिक्स नहीं होते। तो इन दोनों सॉलिड का अलग अलग फेस होगा। तो एक फेस होगा मेरा CaCO3 का, CaCO3 सॉलिड का, एक फेस होगा मेरा, एक फेस होगा CaO सॉलिड का, और एक फेस होगा मेरा
CO2 गैस का, एक फेस होगा मेरा किसका, CO2 गैस का। सो टोटल आ जाएंगे 3 फेसेस, टोटल आ जाएंगे 3 फेजेस। तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो अब हमने यहाँ डिस्कस करे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2014 का जो एग्जाम हुआ था उसके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ कि इजी क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। आप बस अप्रोच अच्छे से करेंगे, आपके बेसिक्स अच्छे हों, इवन आप नोट्स को भी थोरोली डिस्कस कर पढ़ कर गए होंगे, तो आपका एग्जाम अच्छा होना ही होना था, आपका एग्जाम बढ़िया होना ही था और होता भी। तो इसी तरीके से जब आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइप के कहाँ से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आप आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ड्यूएट 2020 के लिए पढ़ कर जाइए, ज़रूर पढ़ कर जाइए। इन प्रीवियस ईयर्स को हमारी वीडियो से रिवाइज कर जाइए, देख कर जाइए। कोई भी इंप्रूवमेंट लगे तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ कर जाइएगा। सो दिस इज फ्रॉम द DU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए DU के मोस्ट एक्सपेक्टेड 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम 6th to 8th September on YouTube Live, 6 to 8 सितंबर YouTube Live। तो इसको देखना मत भूलिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ड्यूएट 2020 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी मिल सकते हैं, या नहीं तो इन कॉन्सेप्ट पर तो आपको पक्का मिल ही जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट पर तो आपको जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट पर एज इट इज आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे। तो प्लीज उन वीडियोस को वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी तैयारी अच्छी हो पाए। जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उसका आपको भी फायदा होगा। सबका पढ़ेंगे, आपके दोस्तों का आपके साथ पढ़ेंगे, आपके दोस्तों का आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये DU की सीरीज को देखने के लिए जरूर आइएगा, जरूर इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एवरीवन।